नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जैसा कि उम्मीद थी उसी के मुताबिक इस बार बजट में नई टैक्स रजीम में कुछ बदलाव करके नौकरी पेशा को राहत देने की कोशिश की गई है, पर दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन में बदलाव से निवेशकों के पोर्टफोलियो में शायद कुछ असर पड़े। आज हम जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि पर्सनल टैक्स और म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन में बदलाव के क्या है मायने, और इन बदलावों से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर क्या असर पड़ सकता है, या आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है क्या। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास एक्सपर्ट शामिल है। परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं अभी फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। हमारे साथ अमरपाल चड्ढा हैं, टैक्स पार्टनर EY इंडिया, और दीपक जैन, प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स एडवाइस AMC। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस स्पेशल एपिसोड में। थोड़ा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कि आखिरकार इस बार बजट से क्या कमाया, या कुछ कमाया भी कि नहीं कमाया। सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, या कह रहे हैं कि बहुत बज़ हमेशा रहती है, वो पर्सनल टैक्स को लेकर ही रहती है। तो इस बार पर्सनल टैक्स में जो हमने कुछ चेंजेस देखे हैं, वो भी न्यू टैक्स रिजीम में, उससे क्या चेंजेस होंगे ज़रा समझना ज़रूरी है। अमरपाल जी, ये जो चेंजेस न्यू टैक्स रिजीम में किए वित्त मंत्री की तरफ से, डेफिनेटली क्लियर इंडिकेशन रहा है कि इवेंचुअली ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ बढ़े, उसके तहत ये बदलाव किए। क्या ये वाकई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? क्या इससे कुछ कमाई हो रही है टैक्स पेयर्स की? स्वाति, जो भी चेंजेस आए हैं डेफिनेटली कुछ कमाई तो हो रही है, बट डिपेंड करता है कि आपकी इनकम किस किस सोर्स से है। सो अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी इनकम से थी और आपको कुछ बेनिफिट अब मिल गया इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और जो न्यू टैक्स रिजीम के कुछ टैक्स रेट चेंज करे गए हैं, अगर इन दोनों का इम्पैक्ट देखें तो सीधा सीधा 17,500 17,500 का टैक्स बेनिफिट तो आपको है ही। सो जो भी न्यू टैक्स रिजीम में है वो इसका 17,500 का बेनिफिट उठाएगा। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन टू NPS है उसकी लिमिट 10% से 14% कर दी गई है, तो वो भी एक डायरेक्ट बेनिफिट है। डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कंट्रीब्यूशन अभी तक कर रहे थे, वो भी नॉन टैक्सेबल है। तो इन सब फैक्टर्स को इकट्ठा डालें तो डेफिनेटली टैक्स पेयर्स को बेनिफिट है। बट अगर आपकी इनकम अदर सोर्सेज से भी है, फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल गेन से है, तो जैसे आप सबको पता है, ये विषय भी रहा है डिस्कशन का कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो एक्चुअली 15 से 20% हो गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10 से 12.5% हो गया है, और इंडेक्सेशन चली गई है। अब नॉट डिपेंडिंग अपॉन किसका क्या फैक्ट पैटर्न है, कितनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, इन कुछ एरियाज में उनका टैक्स एक्चुअली बढ़ सकता है इन कैपिटल गेन्स, बट सैलरी में डेफिनेटली ये बेनिफिट है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। फिरोज, क्या वित्त मंत्री ने एक आम टैक्स पेयर को, एक निवेशक को ज्यादा कैलकुलेशन करने का मौका दे दिया है? क्या ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब, या फिर सिंप्लीफाई हुआ है? स्वाति जी, मेरे हिसाब से सिंप्लीफाई हुआ है, बट सिंप्लिसिटी की आड़ में थोड़ी अनफेयरनेस हुई है। थोड़ी तो मैं कम कहूंगा, बट काफी अनफेयरनेस हुई है। देखिए, पहली चीज तो अगर आपने ये कैपिटल गेन टैक्स सिंप्लीफाई किया, ऑफ कोर्स टैक्स रेट्स कांस्टेंट हुए, ये तो मेरी खुद की मांग थी, 2 साल से मैं कह रहा था, तो मुझे खुश होना चाहिए आइडियली। बट इंडेक्सेशन निकाल देना कंसेप्चुअली एक रॉन्ग चीज मैं मानूंगा, क्योंकि इंडिया के 24 साल हाई इन्फ्लेशनरी रहे हैं, और आप अगर उसकी इंडेक्स को जो 380 तक पहुंच चुकी थी उसको आप हटाई दें और टैक्स को सिर्फ 20 से 12.5 करें, तो आपने सडनली इंडेक्सेशन कॉन्सेप्ट में आपको महंगाई पे टैक्स नहीं देनी चाहिए। तो रियल रिटर्न इंडिया में टैक्स हो रहा था, अब नॉमिनल रिटर्न टैक्स होगा, राइट? ये प्रिंसिपली इनकरेक्ट है। अगर महंगाई 6% है और मैं 8 कमाता हूं अपनी प्रॉपर्टी में, तो 2 पे टैक्स देना, क्योंकि वो रियल रिटर्न है, क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर पैसे की तो 6% से घट गई महंगाई के चक्कर में। तो दैट्स अ वेरी लार्ज चेंज। करो, लार्ज चेंज भी करो, बट उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि मैं 6 महीने में पूरा कोड बदलने की मेहनत कर रही हूं। तो अगर 6 महीने में बदलना ही था, तो इतना बड़ा चेंज आप आज क्यों कर रही हैं? फरवरी में फर्स्ट को तो आपको बजट अभी इतना हम सीखें, और उसी क्षण में उन्होंने कहा था कि मैं 6 महीने मुझे दीजिए, आई एम ट्राइंग टू मेक अ फुल कॉम्प्रिहेंसिव डिफरेंस।
तो सच अ लार्ज चेंज एंड दिस नैरेटिव दो मैच नहीं कर रहे. अगर आप वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल गेन टैक्स की चेंजेस कर रही हैं तो 6 महीने में और चेंज करेंगी ये बोल के आपने और फ्लूइडिटी ले आई. पॉइंट 1. पॉइंट 2, आपने एक सेक्शन लाए जिसको कहते हैं 50A सेक्शन, जिसके तहत डेट फंड्स की टैक्सेशन शॉर्ट टर्म हमेशा के लिए रह गई और MLD की टैक्सेशन शॉर्ट टर्म हमेशा के लिए रह जाएगी. पहले तो आप शॉर्ट टर्म कहती हैं और शॉर्ट टर्म अगर 50 साल के बाद भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा तो ये टर्म का अल्फाज ही इंग्लिश में मैच नहीं करता. कोई बात नहीं, ये सेक्शन 3 बार बदल चुका है 1.25 साल में इंट्रोड्यूस होने के. ये तीसरी बार बदला है आपने. 2020 फरवरी में इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर, फिर पार्लियामेंट में चेंज किया, वापस अब ये वापस चेंज हो गया पूरा. सो ऑल आई एम सेइंग इज टैक्सेशन की कांस्टेंट रहना एक इन्वेस्टर का अधिकार होता है मेरे हिसाब से, ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सके. उसमें आप इतनी फ्लूइडिटी लाएंगी तो कोई कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेगा. ओके मुझे दीपक एक बात बताइए कि ये जो हमने इंडेक्सेशन की यहाँ पर मतलब इंडेक्सेशन हट गया, अब म्यूचुअल फंड के स्पेसिफिक मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो कैटेगरीज जो अब जो रह गई हैं, समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर इम्पैक्ट इसका ज़्यादा होता है. कुछ क्योंकि ऐसे भी स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पर STCG और LTCG में कुछ बदलाव हुआ है, या फिर जो फंड ऑफ फंड्स हैं या गोल्ड ETF है वहां पर शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े. जरा व्यूअर्स की समझ के लिए बताइए कि क्या है ये जो ये फंडा है कैपिटल गेन का, आप किस तरीके से समझे इसको. बहुत बहुत धन्यवाद. 50AA की बात जो फिरोज ने की, मैं उसी से शुरुआत करता हूं. पिछले साल जब 50AA सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो डेट म्यूचुअल फंड्स को टैक्स करना था एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट. तो उसकी जो ड्राफ्टिंग हुई थी, उस ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. वो प्रॉब्लम क्या थी कि आपने चाहा था कि डेट म्यूचुअल फंड को मैं टैक्स करूं, और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये हुआ ड्राफ्टिंग की वजह से कि डेट के अलावा भी, जैसे कि आपने कहा गोल्ड फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, वो सारे की सारे एसेट क्लासेस को आपने परमानेंटली शॉर्ट टर्म कर दिया. अब उसमें थोड़ी राहत हमको मिली है बाय फर्दर अमेंडमेंट, जो तीसरी बार अमेंडमेंट फिरोज जी ने कहा अभी 50AA में, जो कि पहले ही होना चाहिए था. कि अब डेफिनेशन जो चेंज ऐसी की है कि 65% या उससे ज्यादा किसी म्यूचुअल फंड में अगर डेट इंस्ट्रूमेंट हो ऑन एन एवरेज ऑन एवरी एनुअल बेसिस, तो आपको वो परमानेंटली शॉर्ट टर्म एसेट मान लिया जाएगा और उसकी टैक्सेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड, चाहे वो 50 साल हो, 5 साल हो, 100 साल हो, आपको उस दिन जिस दिन आप बेचोगे उस दिन जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा वो आपको देना पड़ेगा. तो इसमें इंक्रीमेंटल बेसिस पे बहुत बड़ी बदलाव नहीं हुई है, लेकिन ये जो इंडेक्सेशन का जो निकाल देना और 50AA में एक ग्रैंडफादरिंग की जो प्रोविजन थी कि जो 1 अप्रैल 2023 के पहले किसी ने निवेश किया हो तो उनको ये लगा था और सही लगा था उस समय के हालात के हिसाब से, उस समय की टैक्स रीडिंग के हिसाब से, कि अब जब भी रिडीम करेंगे, ये जब भी अपने म्यूचुअल फंड को, डेट म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, तो उन्हें इंडेक्सेशन का लाभ मिलने के बाद फिर 20% टैक्स देना पड़ेगा. अचानक से ये जो 7 या 8% की जो टैक्स लायबिलिटी थी आफ्टर इंडेक्सेशन, ये बढ़ के सरचार्ज और सेस लेने के बाद 15% पे हो गई है. सो रातों रात टैक्स का डबल हो जाना, ये उन निवेशकों के लिए जरूर एक नुकसानदेह बात है, लेकिन ये एक वेलकम स्टेप भी है कि 50AA में आपने जो सुधार की, जो कि एक अनइंटेंडेड भूल थी, उसकी वजह से काफी फंड ऑफ फंड, एसेट एलोकेशन फंड, इंटरनेशनल फंड्स, जो कि जरूरी है एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो उसमें आपको सुधार मिल गई है. एज फार एज इक्विटी फंड्स आर कंसर्न, मुझे लगता है कि 10 से 12.5, एक तरीके से देखा जाए तो 25% की बढ़ोतरी है, लेकिन अगर इस पे ये रुक जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बदलाव वाली बात है. 12.5% ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट और ये इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी की इंडेक्सेशन रिमूव करके उन्होंने. नोटेड दीपक, क्योंकि अब टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अगर बात हो रही है, क्योंकि वैसे भी टैक्स बहुत ही एक जटिल सब्जेक्ट रहता है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर टैक्स पेयर्स के लिए कि कैसे टैक्स बचाया जाए. हम यही कह रहे हैं कि क्या आप वाकई आपकी कुछ कमाई हुई है, आपका कुछ टैक्स बचा है. अमरपाल जी, आपने कहा कि न्यू टैक्स रजीम में जो कुछ बदलाव हुए हैं, 17,500 रुपए आप सालाना बचाएंगे जरूर. अब जो हम क्योंकि इतने सारे शोज करते आए हैं, उसमें ये भी एक कंसेंसस निकल कर आया कि क्या
एक नो सेविंग जो एक ट्रेंड है उसकी तरफ अब क्या हम आगे जो नई पीढ़ी वो बढ़ेगी? आपको लग रहा है जो ये बचत जो होगी, अगर मानिए जो न्यू टैक्स रिजीम में है अभी ऑलरेडी या फिर जाना चाहता है, वो इस पैसों को सही जगह इस्तेमाल कर सकता है? ये जो बचत है उसकी सही जगह क्या खपत हो सकती है? तो स्वाति, इसमें सबकी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बट जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, हमारी सेविंग्स थैंक्स टू टैक्स भी होती रही हैं। बिकॉज शुरू से एक आदत थी कि चलो अब टैक्स रिटर्न के लिए पीपीएफ में पैसे डालने हैं, थोड़ी सेविंग्स करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली आज एक कॉर्पस बन गया ओवर अ पीरियड। आप आई थिंक हम सभी जो हैं अभी इस टाइम शो पे, ओवर अ पीरियड 15-20 साल सबने सेविंग्स में पैसे डाले। बट अब क्या होगा कि नाउ देयर इज अ चॉइस, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि इसमें पैसे डाले जाएं, सेविंग्स करी जाए, एनपीएस में डाला जाए, या उसको डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, या फिर जैसे आप कह रहे हैं न्यू जनरेशन ट्रेंड की इसको खर्चा ही कर देते हैं। सो हर तरह का अपना डिस्कशन है, बट सेविंग्स इम्पैक्ट तो जरूर होंगी, क्योंकि आज आपके पास एक रीजन गया सेव करने का। एक मेन रीजन होता था कि 30% टैक्स कम हो जाएगा अगर इतनी सेविंग हो गई, साथ में सेविंग्स और टैक्स दोनों का बेनिफिट होता था, तो इन अ वे फोर्स सेविंग्स हो रही थी, जो कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक रिस्क डेफिनेटली है, बट मैं ये भी मानता हूं कि आज का इन्वेस्टर हम लोगों से ज्यादा एजुकेटेड है और इनफ अवेयरनेस है, बिकॉज इतना कुछ मीडिया में हो रहा है आपके शोज की तरह, तो लोगों को पता है कि क्या राइट डिसीजन मेकिंग है, क्या रिस्क है। सो मे बी लेट्स अज्यूम कि भाई आज का इन्वेस्टर ज्यादा समझदार है और वो सही रास्ते पे जाके सेविंग्स करेगा। एब्सोल्युटली। मुझे फिरोज एक बात बताइए, जो कुछ चेंजेस फंड ऑफ फंड्स हैं या फिर गोल्ड ईटीएफ में जो हुए हैं, जितना हम समझ पा रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म जो है मार्जिनल रेट पर हो गया और उसमें 12.5% का एलटीसीजी वो लागू होगा। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जो ऐसी जो एनालिसिस या खबरें ये भी आ रही, क्या इसका इम्पैक्ट, स्पेशली अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है इसका? बिल्कुल लगना ही चाहिए, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में तो टैक्स जीरो है, बट होल्ड टिल मैच्योरिटी के बाद टैक्स जीरो है। बट उसमें 2.5% का ब्याज है, जो गोल्ड ईटीएफ में ना तो गोल्ड फंड में है। गोल्ड फंड के अंदर गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, तो इन दोनों में ब्याज नहीं है, बट इनकी टैक्स डिफरेंशियल इतनी ज्यादा थी तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अट्रैक्टिवनेस माइल्स आगे थी, क्योंकि बट उसमें 5-7 साल होल्ड करना है, 8 साल होल्ड करना है आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो एनी 2-3 ईयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इधर 2 इयर्स में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 12.5 की टैक्स ज्यादा नहीं मानी जाएगी, तो 12.5 की डेफिनेटली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अट्रैक्टिवनेस कम हो गई। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो इंटरमिटेंटली आते थे और एक्सचेंज पे लिक्विडिटी नहीं होती थी। अब मेरे क्लाइंट कोई 25 लाख का खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो खरीद ही नहीं पा रहे 3 दिन से। सो लिक्विडिटी ना के बराबर है एक्सचेंज पे एट द राइट प्राइस, एंड सेकंड इज वो इंटरमिटेंटली आते हैं। गोल्ड ईटीएफ आप जब मर्जी खरीद लो, और 2 साल की लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वो 50AA को अमेंड किया, तो ये होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया है। 12.5% इज वेरी अट्रैक्टिव। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरा तो ये मानना है कि जो जैसे हम इंडेक्सेशन की बात कर रहे थे, और ये भी पता लगा कि हमारी जो नई टैक्स रिजीम है उसमें भी चेंजेस आई हैं। बट नई टैक्स रिजीम में जो चेंजेस आई हैं, ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन यू वर आस्किंग, ये जो हमारा नया युवा है वो 21,500 करोड़ की एसआईपी जो डाल रहा है। एक मैं डेटा देख रहा था कि 2 साल अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 के बीच में जो मार्केट स्टैटिक थी, मार्केट 18,500 से 18,500 आ गई, बट एसआईपी का आंकड़ा 11,000 से 19,000 करोड़ पे पहुंचा था। ये डेटा वो सब्सटैंशिएट करता है कि आज की जो युवा है, जो सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको देखते हैं, वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं। वो और 2-4 डेटा पॉइंट्स क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि आज फोर्स करके किसी को सेविंग कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 9% का टैक्स है नई टैक्स रिजीम में। अगर 15 लाख भी इंसान कमाता है तो 9% की टैक्स है, विच आई थिंक पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। अब 9 से कितना कम हो जाएगा? 5% की टैक्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 15 लाख में। आई थिंक इट्स पर लेकिन जाएगा कौन? मतलब जिनकी ऑलरेडी लाइबिलिटीज है, यू थिंक दे विल बी इंकरेज इनफ न्यू टैक्स रिजीम में, या फिर इवेंचुअली ऐसा कुछ, मतलब क्या कुछ मिसिंग है जो करने की जरूरत है टैक्स रिजीम में, जिससे कि लोग शिफ्ट करें? मेरे हिसाब से जो शिफ्टिंग के आंकड़े हैं, अगर मैं देखूं तो मैं ज्यादा एनकरेज्ड हूं, क्योंकि एक जो रिजीम आपके 50, 60, 70 साल से हर बार अमेंड होती नहीं आई है 2020 में 4 साल में अगर 1/3 लोग चले गए हैं,
और जो नए आ रहे हैं वो ज्यादातर ये इसको चूज कर रहे हैं, 2/3 इसको चूज कर रहे हैं। तो आई थिंक ये रिजीम हैज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड फ्रॉम द ट्रांजिशन, राइट? क्योंकि पहले की रिजीम में लोग क्या खरीदते थे? इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत खरीदते थे। 66 लाख करोड़ इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स इंश्योरेंस में, वो टैक्स के बहाने इंश्योरेंस खरीदते थे। आई थिंक दैट इज स्टॉप्ड। ओके, अब निवेश के मौके क्या कहीं पर बन रहे हैं? क्या आपके जो पोर्टफोलियो में है कुछ बदलाव होंगे या करने की जरूरत है? इस पर थोड़ी चर्चा भी हम करेंगे आगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक्सपर्ट्स हमारे बने हुए हैं हमारे साथ, देखते रहिए पर्सनल फाइनेंस स्पेशल। तो बजट आया, कितना कमाया? इस बार इतना सारा कैलकुलेशन करने का समय मिल गया हम सबको, थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आखिरकार कहां पर कैसे बदलाव हुए हैं ये समझने की हम सब कोशिश करें। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करें कि आखिरकार कैसे आपको फायदा होगा। दीपक, म्यूचुअल फंड की कोई स्पेसिफिक कैटेगरी जहां पर ये जो बदलाव हुए हैं कैपिटल गेन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या फायदा होगा, जिसको अभी कैश इन कर सकते हैं इन्वेस्टर्स? मुझे लगता है कि इंक्रीमेंटल बेसिस पे इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स, उन पे बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। 10% का टैक्सेशन जो था वो 12.5% का हो गया है। आर्बिट्राज फंड की एक कैटेगरी है जो काफी प्रचलित हुई है पिछले एक साल में, जहाँ पे AUM 50,000 करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है, और वहां पे टैक्स 15% से 20% हो गया है। मुझे लगता है कि कुछ निवेशक जिनका टैक्सेशन अगर 20 या 25% हो और आर्बिट्राज के रिटर्न थोड़े से भी ऊपर नीचे हो, तो वहां पे शायद वो निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो पिछले 5-6 सालों में खाली टैक्स के बदलाव की वजह से मार्केट्स में ज्यादा नहीं आया है। अगर आप 2018 में देखें, टैक्स 0 से 10% हुआ था। उस समय म्यूचुअल फंड्स की टोटल AUM 18 लाख करोड़ थी और आज ये बढ़ के 60 लाख करोड़ से ऊपर हो गई है इन हायर टैक्स रेजीम। और ये जो 40-42 लाख करोड़ है, इसमें ज्यादातर फ्लोज आपके इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स में आए हैं। तो इनकम टैक्स में भी सबसे पहला जो वर्ड है वो इनकम और उसके बाद टैक्स है। तो अगर निवेशकों को अच्छा इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा, जो कि हमारे इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स इस तरह की पोटेंशियल रखती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, एक बदलाव जो मैंने पहले भी कहा, 50AA को रिवर्स किया है, उसकी वजह से कुछ एसेट एलोकेटर फंड्स, कुछ इंटरनेशनल फंड्स में अपॉर्चुनिटी अब काफी अट्रैक्टिव हो गई है। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का ये काफी सुनहरा मौका है। ओके, रियल एस्टेट काफी ज्यादा फोकस में इस बार रहा। एक तो रियल एस्टेट हो गया आपका फिजिकल एसेट, दूसरा एक रीट्स भी हो गया जिसमें थोड़ा होल्डिंग जो पीरियड है उसमें बदलाव किया गया है। अमरपाल जी, आप इस पे बता पाएंगे कि आखिरकार ये जो नियम बदले उससे वाकई क्या बढ़ावा मिलेगा, स्पेशली रीट्स को? कुछ फायदे की बात है यहाँ पर? तो डेफिनेटली स्वाति, जो भी चेंज आए हैं उससे बेनिफिशियल है। जैसे दीपक और फिरोज भी कह रहे थे, अट्रैक्शन टुवर्ड्स टैक्स की वजह से कुछ ना कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन न्यू स्कीम्स में होंगी। बट आई थिंक मैं एक पॉइंट स्वाति एम्फसाइज करना चाहूंगा जो फिरोज ने पहले कहा था, कि जब कोई निवेशक एक डिसीजन लेता है किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो दिमाग में एक सर्टेनिटी होती है पोस्ट टैक्स रिटर्न की। तो जब ये ऐसी अमेंडमेंट्स आती हैं जो कि आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर देती हैं, जैसे किसी ने अप्रैल 2023 की जो अमेंडमेंट आई थी डेट फंड्स की, उससे पहले कुछ टाइम में इन्वेस्ट किया था, तो उनकी कुछ कैलकुलेशंस होंगी रिटर्न्स के लिए। जब वो सब इम्पैक्ट हो जाती हैं और वो ग्रैंडफादर नहीं करी जाती, तो एक किस्म से थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो भरोसा है प्रोडक्ट्स पे वो कम हो जाता है। जब ये नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, तो आज आपको लग रहा है कि हाँ, रीट ऑब्वियसली ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, फंड्स ऑफ फंड, गोल्ड ETF। बट उम्मीद यही है कि इसमें अब सर्टेनिटी रहेगी। जैसे आई थिंक शुरू में बात हो रही थी कि 6 मंथ्स में फिर से एक्ट चेंज होने वाला है, तो होपफुली ये कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो निवेशक के लिए बहुत अच्छा है। उससे मार्केट पे भरोसा और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ती हैं। एक पोर्टफोलियो, आप मतलब अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी एंड डेट, कीपिंग इन माइंड ऑल द चेंजेस जो अभी हुए हैं, कुछ आपको लगता है चेंज करने की जरूरत है या फिर वेट एंड वॉच, स्टेटस को बरकरार रखें?
या कुछ तो बिफोर आई गो टू एसेट एलोकेशन, एक प्रोडक्ट क्लास सबसे अच्छा फायदा और सबसे बुरा किस प्रोडक्ट क्लास के लिए हुआ? परफेक्ट। सबसे अच्छा कंजर्वेटिव जिस हाइब्रिड फंड्स के लिए हुआ है, जो 35 से ज्यादा थे और 65 से कम थे। ये मेरे हिसाब से ये सबसे फेवरेबल रहा है उनके लिए, स्पेशली गिवन मार्केट कहाँ है। इक्विटी मार्केट्स एलिवेटेड है, डेट के यील्ड्स में गिरने की संभावना है क्योंकि ब्याज दरें कम होने की संभावना है, और इक्विटी ऑलरेडी एलिवेटेड है तो आपको 80% इक्विटी खरीदने की जरूरत है। दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव। सबसे खराब एक प्रोडक्ट क्लास के लिए हुआ है, जो सबसे बड़ी एसेट क्लास प्रोडक्ट क्लास है, पीएमएस। पीएमएस में 9 लाख करोड़ है। उसमें क्या होता है कि फंड मैनेजर खरीदता बेचता है इन्वेस्टर के अकाउंट में, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के चक्कर में उनकी जो म्यूचुअल फंड में जो चर्न करता है फंड मैनेजर, उस पर टैक्स नहीं लगती। जब तक कि स्वाति अपना म्यूचुअल फंड नहीं निकालती तब तक की टैक्स की बात भी नहीं होती। बट पीएमएस में भले ही स्वाति उस पीएमएस में बनी रहे 15 साल तक, तो हर साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्वाति को भरना पड़ता है पीएमएस में। तो उसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% प्लस करके 24 पे ऑलमोस्ट ले आए हैं। तो पीएमएस के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, और 9 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स के लिए बेस्ट है। कमिंग टू एसेट एलोकेशन, हम मेट्रो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बहुत एनालिसिस कर चुके हैं, और 8.1% की रिटर्न आती है हमारे क्लाइंटों की रियल एस्टेट की। और उसमें अगर मेरी टैक्स की इंडेक्सेशन हटा ली जाए तो रियल एस्टेट वी आर स्टिल नेगेटिव। और बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि फिनेंशियलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि लोग प्रॉपर्टी ना बेचेंगे ना खरीदेंगे, क्योंकि बेचने पे प्रॉपर्टी की सेल का डर है, मतलब टैक्स का डर है, और खरीदने पे पोस्ट टैक्स रिटर्न अच्छी नहीं बन रही। तो जो हमारे जो पैसे देश के फंस गए हैं रियल एस्टेट में, वो ज्यादा फंसेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस की रजिस्ट्री की जो फी 6% कमाते हैं वो उसमें डिप आएगा। सो रियल एस्टेट नियर जीरो मेरे हिसाब से डैम्पनर है, और वो स्टैटिक हो जाएगा। ना तो लोग खरीदना चाहेंगे, ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्वाति अब बेचना डरेंगी, यार बेचूंगी तो मैं मुझे पूरा टैक्स देना है, फिर री इन्वेस्ट करूंगी 54 के चक्कर में तो 6% की सब रजिस्ट्रार की फी दूंगी, तो ट्रांजैक्शंस विल गो डाउन। सो 80% 70% इक्विटी में रखना मेरे हिसाब से अनिवार्य है, और 30% डेट में। और गोल्ड, जो भी आपके पास फिजिकल गोल्ड है, उसको ईटीएफ में कन्वर्ट करें या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करें। और जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है उसको ना खरीदें। बिल्डरों के प्रेजेंटेशन बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं तो लोग खरीद लेते हैं, बट कंपाउंडेड रिटर्न नहीं कैलकुलेट करते प्रॉपर्टी की। दैट्स माय सजेशन। ओके, तो ये कुछ हमने बहुत बारीकियां समझने की कोशिश की हमारे सभी एक्सपर्ट से। बहुत धन्यवाद करेंगे फिरोज, अमरपाल जी और दीपक जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हद तक हम आप सबकी मदद कर पाए होंगे। लगातार हमारी ये जो डिस्कशंस है, एनालिसिस है, जारी रहेगी आगे भी। फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।